नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और आज हम एनसीईआरटी सीरीज की शुरुआत में आज चैप्टर नंबर फर्स्ट ले रहे हैं, विविधता की समझ, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर नंबर फर्स्ट है विविधता की समझ। दोस्तों क्योंकि दोस्तों क्या होता है, आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, आप हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, कोई भी बुक हो 6 से लेकर 8 तक, 6, 7 और 8 तक की जो एनसीईआरटी की बुक होती हैं वो आपके एग्जामों में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं, क्योंकि जो भी जीएस का पोर्शन आता है सारा इन्हीं बुक से उठाकर आता है। दोस्तों इस वजह से मैं आज एनसीईआरटी बुक जो है उसकी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। लेक्चर नंबर फर्स्ट है विविधता की समझ और देखेंगे विविधता होती क्या है। दोस्तों देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, देखिए कॉपी और पेन लेकर भी बैठिए, क्योंकि इसमें कई तरह के पॉइंट होते हैं, उनको हमें नोट करना पड़ेगा। दोस्तों क्योंकि क्या होता है इसमें देखिएगा, हम लोग तो ऊपर ऊपर का पढ़ेंगे, इसमें कोई कुछ शब्द आते हैं, किसी मान के चलिएगा किसी व्यक्ति के बारे में बताएगा तो उस व्यक्ति के बारे में हमें और भी पॉइंट इकट्ठे करने पड़ेंगे, ठीक है, तभी हम एग्जाम में क्या सफल हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसी बुक को पढ़ लें और सफल हो जाएं, ऐसा नहीं है। जो उसमें बताया गया उनके बारे में भी हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले विविधता। ठीक है, विविधता किस तरह से हो सकती है। दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर विविधता की अगर हम लोग बात करें तो विविधता कई तरह से हो सकती है। विविधता की अगर बात की जाए, देखिएगा उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। ठीक है, किसके द्वारा अगर विविधता देखी जाए, लोगों के बीच धर्म, भाषा, खान पान आदि के आधार पर होने वाली भिन्नता को विविधता कहते हैं। दोस्तों ये एक डेफिनेशन होगी विविधता की, विविधता कहते हैं किसे हैं। दोस्तों जैसे दोस्तों मान के चलिएगा एक आदमी किसी एक धर्म को मानता है, ठीक है, तो दूसरा आदमी क्या है किसी अन्य धर्म को मानता है, तो यहाँ पर क्या है दोनों धर्म अलग अलग हो गए ना, फिर भी क्या है ये एक तरह की विविधता है। दोस्तों ठीक, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर मान के चलिए उत्तर भारत के लोग क्या है उच्चारण अलग तरह के किस्म के होते हैं, और अगर मध्य प्रदेश की अगर भाषा देखी जाए तो वहाँ का क्या उच्चारण अलग तरीके से होता है। ये किसके आधार पर, ये भाषा के आधार पर हो गया दोस्तों। ठीक है, लोगों का अगर खान पान की बात की जाए तो कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, इसको भी कहते हैं खान पान के आधार पर भी क्या कह सकते हैं विविधता कह सकते हैं साथियों। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए इसमें एक बताया गया गैर बराबरी, क्या बताया गया गैर बराबरी क्या होता है। देखिए इसमें बताया गया है गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं, इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं। देखिए यहाँ से एक पॉइंट निकल के आ रहा है कि गरीबी और जो गरीबी और अमीरी है ना वो क्या है विविधता का रूप नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के पास संसाधन है, कुछ लोगों के पास नहीं है, कुछ लोगों के पास क्या है जमीन है, रुपए हैं, पर कुछ लोगों के पास नहीं है। तो एक तरह से ये दो पहलू हो गए, एक गरीबी का हो गया, एक किसका हो गया अमीरी का हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, इसको विविधता का रूप नहीं मानते हम लोग। इसी में आगे साथियों बताते हैं यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। कैसा है यह लोगों के बीच, कैसा है मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण है। देखिए यहाँ से एक पॉइंट और आपको मिलता है कि जो जाति व्यवस्था है वो किस प्रकार का है, जाति व्यवस्था असमानता का एक तरह से क्या एक उदाहरण है। साथियों आगे इसमें देखते हैं, इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। इसी में आगे देखते हैं, काम करते हैं, लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए देखते हैं, ठीक है, देखिए इसमें क्या है, लोग जिस जाति में पैदा होते थे उस जाति को क्या कर सकते हैं बांट नहीं सकते थे, ठीक है, और जिस जाति में पैदा होते थे लोग क्या है उसे बदल भी नहीं सकते थे। साथ ही इसी में आगे देखते हैं, इसमें बताया गया है कि अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा होते हैं तो आपकी जाति क्या कुम्हारी होती है और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। कैसा, इसमें बताया गया है कि अगर आप कुम्हार के घर पर पैदा होते हैं तो आपकी क्या जाति कुम्हारी होगी और आप बस वही बन सकती हैं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता, जो जिसका पर्टिकुलर कार्य था वो वही कार्य कर सकता था। ठीक है, इसी में आगे देखते हैं साथियों, इसे बताया गया इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी क्या पैदा हुई। उन्होंने क्या किया, देखिए आप जिस कुल में पैदा हुए हैं, जिस मान ली जाति में पैदा हुए, आप उसी काम को पकड़ते रहते थे, उसी काम को करते रहते थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ, किसी अन्य ज्ञान को आप हासिल करना क्या जरूरी नहीं समझा जाता था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है गैर बराबरी पैदा हुई। इससे क्या होती है एक गैर बराबरी पैदा होती है। दोस्तों
अगर इसी में आगे देखते हैं साथियों, इसमें बताया गया है एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। अगर हम लोग एक अच्छी कहानी पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलती है, हमें एक अच्छी सी खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। अगर हम एक कहानी को पढ़ते हैं, उन कहानियों से हमें क्या मिलता है, ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए हमें क्या मिलते हैं, विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पनाओं से प्रेरणा लेते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो स्रोतों, जैसे उनके स्रोत हो गए, कौन कौन सी किताबें हैं, वास्तविक जीवन और कल्पना से क्या लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं अपने। इसी में साथ में आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे देखते हैं भारत में विविधता की बात करते हैं। विविधता की परिभाषा मैंने आपको बता दी कि विविधता होती क्या है। ठीक है, भारत विविधताओं का देश है। भारत कैसा है, भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। भारत में 22 भाषाएं बोली जाती हैं। अगर देखा जाए संविधान में उल्लेख 22 भाषाओं का, और अब पर्टिकुलरली भाषा देखी जाए तो कई तरह की भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इसी प्रकार की क्या है, भारत में विविधता पाई जाती है साथियों। आगे देखते हैं साथियों, देखिए अब इसमें लद्दाख के बारे में बताया गया है। इसमें से आपको क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, लद्दाख के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसमें क्वेश्चन आपको बनेगा क्योंकि इसमें विविधता के बारे में बताया गया है। क्या विविधता का कारण बताया गया, विविधता किस प्रकार से होती है उन्होंने बताए। लद्दाख और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और केरल को क्या है, उन्होंने पर्टिकुलरली क्या किया है, उन्होंने एक मूल्यांकन तौर पर रखा है। चलिए देखते हैं, लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ देखिएगा, थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। देखिए लद्दाख के बारे में बता रहे हैं कि लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में क्या है, पहाड़ियों में बसा एक क्या है, रेगिस्तानी इलाका। और यहाँ क्या है, यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है और खेती की संभावना बहुत ही कम होती है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, उन्होंने क्या बताया, यहाँ पर पानी की समस्या रहती है और पानी पीने के लिए क्या करते हैं, जो यहाँ पर हिमनद होते हैं, जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, उनको पिघलते हैं, उन्हीं की पानी क्या करते हैं ये लोग उपयोग करते हैं साथियों। इसमें आगे देखते हैं, यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती है। जो पश्मीना शॉल होती है वो किसके लोग बुनते हैं, वो लद्दाख के लोग बुनते हैं। और वो लोग किसको बेच देते हैं, वो कश्मीर के जो व्यापारी होते हैं उनको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं साथियों। इसी में आगे देखते हैं, यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन हो गया, चीज़ खास तरह का क्या होगा, छेना हो गया, ठीक है, एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। याक का मतलब होता है नाव होती है एक तरह की। इसी में आगे देखते हैं साथियों, रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। ठीक है साथियों इसी में और आगे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कई तरह की क्या घाटियाँ हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे। जो पहले की अगर बात की जाए, मध्य एशिया के जो इलाके होते थे वो कहाँ से गुजरते थे, वो लद्दाख से ही होकर गुजरते थे साथियों, पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। क्या कहते हैं, तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। जो काफिले होते थे वो क्या लेकर चलते थे, कच्चा रेशम, मसाले, दरिया आदि लेकर चलते थे। नेक्स्ट इसी में देखते हैं साथियों, लद्दाख रास्ते से ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लद्दाख बौद्ध जो धर्म है वो किस रास्ते से पहुंचा, तो वो तिब्बत किस रास्ते से पहुंचा, वो लद्दाख के रास्ते ही क्या पहुंचा, तिब्बत। और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख को क्या कहते हैं, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था। कब हुआ था, 400 साल पहले। और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। कहाँ रहते हैं, लद्दाख में रहते हैं साथियों आगे देखते हैं, लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ
केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। कौन सा ग्रंथ? केसर सागा। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। किस पर? जो प्रमुख ग्रंथ है केसर सागा पर, तिब्बत का। ठीक है साथियों। साथ ही इसमें आगे देखते हैं अब देखते हैं केरल के बारे में। देखिए साथियों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के जस्ट बाद हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे, कुछ चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, जो कुछ चीज़ें रह जाती हैं बाद में। ठीक है, इसमें देखते हैं केरल के बारे में हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। देखिए केरल क्या है? केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य। कहाँ पर है? केरल जो है भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ क्या है? एक राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ। अगर इसकी बात करें तो एक तरफ से किससे घिरा हुआ है? ये समुद्र से घिरा हुआ है। इसके साइड क्या पड़ता है? अरब सागर पड़ता है दोस्तों। ठीक है, इस पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने के श्रेय उन्हीं को जाता है। किसको जाता है? जो ईसा मसीह के जो धर्मदूत थे संत थॉमस, उनको ही क्या जाता है? भारत में ईसाई धर्म को लाने का क्या जाता है? श्रेय जाता है साथियों। साथ ही इसी में आगे देखते हैं, अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए। इब्न बतूता की अगर हम लोग बात करें तो इब्न बतूता ने बताया अपने यात्रा वृत्तांत एक उसकी पुस्तक है, में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बहुत बड़ी क्या इज्जत है एक प्रकार की। देखिएगा, मैं इब्न बतूता के बारे में आपकी जानकारी बता दूं। देखिएगा, इब्न बतूता का जो अरबी में लिखा हुआ कौन सा ग्रंथ है? यात्रा वृत्तांत। अगर यात्रा वृत्तांत की अगर हम लोग बात करें तो यात्रा वृत्तांत जो है वो अरबी में लिखा हुआ ग्रंथ है। क्या? अरबी में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे रहला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रहला भी कहा जाता है, ध्यान रखना। देखिएगा, उत्तर अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तांजियर में इसका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तर अफ्रीका के मोरक्को के प्रदेश के प्रसिद्ध एक नगर है तांजियर। कौन सा है? तांजियर में इब्न बतूता क्या हुआ था? जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, और इसका पूरा नाम की बात करें, इसका फुल नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। चलिए साथियों, आगे देखते हैं वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा के बारे में देखते हैं। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। देखिए, वास्को ड गामा भारत 20 मई 1498 20 मई 1498 को भारत पहुँचा था। सबसे पहले वह भारत के दक्षिण में स्थित केरल के कालीकट तट पर पहुँचा था। वास्को ड गामा इस सफ़र के लिए लिस्बन से 9 जुलाई 1497 को निकला था और कब पहुंचा था कालीकट? 9 महीने बाद कालीकट तट पर पहुंचा था दोस्तों। और सब प्रथम किसके शासनकाल में? वहां पर राजा थे जमूरियन के शासनकाल में पहुंचा था साथियों। देखिएगा दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं केरल के लोग। जो केरल के जो लोग हैं वो विभिन्न धर्मों का क्या करते हैं? पालन करते हैं, जिनमें कौन कौन से हैं? यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। कौन कौन से? यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध, सारे लोग किसमें शामिल हैं? ये केरल के लोग विभिन्न प्रकार के धर्मों को पालन करते हैं। ठीक है, इसी में आगे देखते हैं साथियों। इसमें बताया चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? सेम टू सेम मिलते हैं। ठीक है, उन्हें चीन वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? चीना वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। क्या खाते हैं? मछली खाते हैं, सब्जी खाते हैं और क्या खाते हैं? चावल खाते हैं। और अगर यहाँ पर जो बर्तन जो इस्तेमाल करते हैं जो तलने के लिए, उसको क्या कहते हैं? चीना चट्टी कहते हैं साथियों। और इसके अलावा चीनी जालों से जो सेम टू सेम मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चीना वाला कहते हैं साथियों। आगे देखते हैं इसी में।
देखिएगा यहाँ पर बताया गया है केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम का विशेष आकर्षक है नाव प्रतियोगिता। क्या होती है यहाँ पर? नाव प्रतियोगिता होती है केरल में। ठीक है, जो केरल में पेरियार नदी है वहाँ पर। ठीक है, किसके उपलब्ध में होती है? जो राजा महाबली थे केरल के, तो उनके सम्मान में ओणम को हर साल अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। अगस्त और सितंबर के बीच में मनाया जाता है, जो केरल के जो राजा थे महाबली के सम्मान में। साथियों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक पुस्तक लिखी है, देख लेते हैं हम लोग। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत की खोज, कौन सी? जवाहरलाल नेहरू ने एक पुस्तक लिखी है भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की क्या है? भावना है। ठीक है, भारत की जो खोज पुस्तक लिखी है वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। साथियों आगे बढ़ते हैं, इसी में इन्होंने बताया कि यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया गया। कहते नहीं कि अनेकता में ही क्या है? एकता है। तो विचार किसने दिया? ये नेहरू जी ने दिया था। साथियों आगे देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान, कौन सा राष्ट्रगान? जनगण मन। ठीक है, भी भारतीय एकता का एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित अगर देखा जाए तो 2 गीत हुए हैं, जो 2 देशों के राष्ट्रीय गीत उन्होंने लिखे तो कई हैं। एक जनगण मन जो भारत का हुआ, इसके अलावा देखा जाए तो बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय इन्होंने राष्ट्रीय गीत लिखा है अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, इन रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। साथियों ये हमारा पहला चैप्टर था। ठीक है, विविधता में भारत की विविधता के बारे में था। ठीक है, हमने विविधता के बारे में जाना साथियों। ठीक है, इसमें कई तरह से हम लोगों ने जाना। इसके अलावा हम लोग कुछ पॉइंट और देख लेते हैं, हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विविधता पर भूगोल का, अगर भूगोल के प्रभाव की अगर बात की जाए, भूगोल प्रभाव किस तरह के? देखिएगा, अगर भूगोल के प्रभाव की बात की जाए तो हमने क्या देखा? जम्मू कश्मीर हिमालय के निकट होने के कारण क्या है? वहाँ पर एक ठंडी जगह है, इसलिए यहाँ के लोग क्या करते हैं? अक्सर गोरे और लंबे होते हैं। ठंडी जलवायु के कारण लोग क्या है? गर्म कपड़े पहनते हैं। और अगर दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में क्या है? दक्षिण की जलवायु गर्म और नम होती है, इसलिए दक्षिण भारत के लोग क्या है? अक्सर गहरे रंग के और मध्यम लंबाई के होते हैं। यहाँ के लोग अक्सर बेस्ती को कहते हैं, जो बेस्ती होती है, ठीक, इसी को लुंगी कहते हैं। क्या पहनते हैं? लुंगी पहनते हैं। और यहाँ के लोग क्या खाते हैं? चावल खाते हैं साथियों। ठीक है, उसके अलावा पश्चिम बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो पश्चिम बंगाल में अधिकतर लोगों की त्वचा क्या भूरी या गहरी होती है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से चावल और मछली खाते हैं। और अगर विविधता की अगर इतिहास के प्रभाव का अगर बात की जाए तो विविधता पर इतिहास का भी गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे भोजन में इस्तेमाल होने वाले अधिकतर चीज़ें अलग अलग देशों से आई हैं। आज अगर आप मान के चलिए नूडल हम लोग बहुत चाव से खाते हैं, तो अगर नूडल की अगर बात की जाए तो नूडल कहाँ से आया? चीन से आया। लेकिन नूडल के लोकप्रिय होने से सैकड़ों वर्ष पहले यहाँ क्या सेवइयाँ खाई जाती थी। ये भी एक क्या नूडल का एक ही रूप है। तो इसी प्रकार जान सकते हैं आलू है, टमाटर है, लाल मिर्च है, कई अन्य सब्जियाँ भी अलग अलग देशों से आई हैं। ठीक है, ये हमारे इतिहास में क्या प्रभाव डालती हैं। और अगर आदिकाल से ही एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते आए हैं तो ये भी एक तरह से क्या इतिहास पर प्रभाव डालती है साथियों। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था, यहीं पर समाप्त होता है। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिए, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़ सकें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 6, 7 और 8 की मैं सीरीज मैंने आज से शुरुआत कर दी है। आज मैंने नागरिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का डाला है, इसके जस्ट बाद डालने वाला है जियोग्राफी का, इसके बाद मैं हिस्ट्री के भी डालूंगा। तीनों पार्ट एक साथ चलेंगे डे बाई डे। ठीक है साथी, अभी के लिए इतना ही।